बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पर पुनः चर्चा कर रहे हैं वह विषय है अर्थशास्त्र। किसी भी देश के लिए अर्थशास्त्र का बहुत महत्व है, अर्थव्यवस्था का बहुत महत्व है। देश की प्रगति अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। परंतु भारत देश जब आज़ाद हुआ था तो ये आज़ादी अंग्रेजों से मिली। अर्थव्यवस्था में धन का बंटवारा समान रूप से नहीं हुआ। जो मजदूर थे उनको मजदूर ही बनाए रखा गया, जो राजा थे उन्हें राजा ही बनाए रखा गया। सामंतवाद और मजदूर, इसी तरह से जो उद्योग थे तत्काल उद्योगपति और उसमें काम करने वाले श्रमिक, ये दो मुख्य चीज़ें थी। कर्मचारियों का वेतन बहुत न्यूनतम होता था। परंतु जब देश आज़ाद हुआ और जो सेवक वर्ग था, चाहे वो कृषि कार्य कर रहा हो या वो उद्योगों में काम कर रहा हो, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा काम किया गया और इस तरह से एक मध्यम वर्ग उत्पन्न होता है आज़ादी के बाद। यह आज़ादी के बाद मध्यम वर्ग सरकारी सेवाओं से उत्पन्न हुआ है। निजी सेवाओं, प्राइवेट सेक्टर से इसका उदय नहीं होता है। सरकारी सेवाओं में वेतन विसंगतियों के साथ साथ वेतन उच्च कोटि का था और एक अधिकतम आबादी को जो सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, खासतौर से उद्योग और सरकारी सेवा से, उसका वेतन विसंगतियों के बाद भी उच्च कोटि का था। निजी क्षेत्र का वेतन शोषण के दौर से गुजर रहा था। इसके साथ साथ हम इस बात की भी चर्चा कर लें और अपने युवाओं को बताएं जो अभी 12 घंटे फैक्ट्रियों में लगे हुए काम कर रहे हैं। मोदी सरकार जिनका शोषण के लिए संसद में बिना कोई चर्चा के 12 घंटे का कानून ले आई और आज भी लगातार हम देख रहे हैं कि बिना संसद में चर्चा के कानूनों को पास किया जा रहा है। बहुत बड़े बहुमत की सरकार नहीं है, अल्प बहुमत की सरकार है ये, और इसके बाद भी ये इस तरह से मनमाने ढंग से भारत की जनता पर, श्रमिक जनता पर के खिलाफ लगातार कानून पास कर रही है जो देश में विद्रोह का कारण हो सकते हैं। तो हम अपने मूल विषय अर्थव्यवस्था की तरफ लौटते हैं। तो अंग्रेज सरकार के द्वारा कहीं पर तो अंग्रेज स्वयं जमींदार थे, कहीं पर उनकी कृपा से किसी को जिम्मेदार बना दिया गया, जिसमें हमारे नाना भी जमींदार रहे थे। इस तरह से उनकी कृपा थी, जिसको बना दें। अधिकतम जो उच्च जातियों के लोग थे वही जमींदार हुआ करते थे। तो ऐसी दशा में जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय जो राज्यों की सरकार और केंद्र की सरकारें आईं, इन्होंने जो जमींदारी जिनके पास थी उनको एक बहुत बड़ी रकम दी और उसके बदले में जो है जमींदारी उन्मूलन कानून लाया। यानी सरकार से डायरेक्ट उनको पैसा दिया गया और बहुत बड़े पैमाने पर दिया गया। जिन ज़मीनों पर किसान लोग काम कर रहे थे उन पर उनको मालिकाना हक दिया गया, परंतु किसानों की आय नहीं बढ़ी। कारण ये था कि सरकार ने अपनी फसल बेचने के लिए जो नीतियां बनाई उसमें समर्थन मूल्य की जो घोषणा की, लोग अपना संगठन बनाकर मनमाने दाम पर कृषि उत्पाद नहीं बेच सकते थे। सरकार द्वारा निर्धारित की गई मूल्य पर ही अपना जो है कृषि उत्पाद बेचते थे। इस कारण और जो व्यापारी जगत के लोग थे वो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए रेट से कम रेट पर अनाज खरीदते थे। इस तरह से दिन पर दिन किसानों की दशा दयनीय होती गई। किसानों के बच्चे जो बाहर शिक्षा के लिए निकले
उस समय भी एक जीआईसी को छोड़कर बाकी संस्थानें जो हैं प्राइवेट होते थे, उनकी फ़ीस पड़ती थी और इस तरह से उन संस्थानों में भी पढ़ाई का स्तर बहुत निम्न क्लास का था, क्योंकि ये मानकर चलते थे कि ये दलित और एससी लोग इसमें पढ़ रहे हैं तो इनको पूर्ण शिक्षा न मिल पाए, इसलिए वहाँ पर नकल का प्रचलन हुआ। इसी तरह से बोर्ड अलग कर दिए गए, सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड और स्टेट वाइज बोर्ड। तो जो शिक्षा की नीति विभिन्न प्रकार की रही, इसके कारण शिक्षा की समानता न होने के कारण जो रोजगार के क्षेत्र में जो कंपटीशन हुए, तो चूंकि जिन्होंने अपनी कोचिंग सेंटर पे ज्वाइन नहीं किए, कोचिंगें ज्वाइन नहीं की नौकरियों के लिए, उनकी शिक्षा का स्तर उन लोगों के समान नहीं रहा जहाँ पर उच्च जातियों के अधिक पैसे वाले लोगों के बच्चे पढ़ते थे और प्रश्न जो नौकरियों के लिए जो पेपर सेट किया जाता था वो इस स्टैंडर्ड से सेट किया जाता था जो आईएससी सीबीएसई के बोर्ड के सिलेबस के समतुल्य होता था। अन्य जो स्टेट वाइज जो शिक्षण संस्थान होते थे उनके सिलेबस के समतुल्य नहीं होता था, इसलिए सामान्यतः ये पाया जाता था उच्च कंपटीशन में दलित समाज के लोग या एससी समाज के लोग जो है उसमें फाइट नहीं कर पाते थे और उनकी स्थिति निम्न कोटि की ही रहती थी। इसलिए जो है नौकरियों में भी आरक्षण की आवश्यकता को महसूस किया गया और नौकरियों में जब आरक्षण को स्थापित किया गया तब नौकरियों में एससीओं की तो संख्या बढ़ी, एसटी की संख्या बढ़ी, लेकिन ओबीसी को तो 40 साल तक पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया गया। उनका पढ़ने का अधिकार 1992 के बाद उनको मिला और अब उनमें शिक्षा की जागरूकता आ रही, इसीलिए देखा जाता है ओबीसी समाज में आडंबर, कर्मकांड और भाग्य भरोसे वो ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी दशा में हम ये देखते हैं कि जो है भारत की अर्थव्यवस्था को कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही दयनीय स्थिति में बनाए रखा और आज जो भारतीय जनता पार्टी आई वो कांग्रेस द्वारा जो मध्यम वर्ग जो पैदा किया गया था उसको फिर निम्न वर्ग बनाने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। यानी एक वर्ग जो है श्रमिक वर्ग रहेगा, लेबर क्लास रहेगा, जो गरीब तबका रहेगा, जिसको बड़े गर्व से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है खाद्यान्न दे रहे हैं, वो ऐसी व्यवस्था बनाए रखना चाहती है। इस व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए हमें जो संविधान में अधिकार मिले हैं आर्थिक समानता का, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जो मध्यम वर्ग है जिसे आज गर्व होता है, चाहे वो एससी समाज का हो, ओबीसी समाज का हो, एसटी समाज का हो, या जो हमारे चंद नेता विधानसभाओं के हों या लोकसभा के हों जो इनमें पहुंच गए हैं रिजर्वेशन के कारण, उनको विचार करना पड़ेगा क्या बाबा साहब और माँ फूले द्वारा जो आरक्षण के माध्यम से जो दलितों का उद्धार किया गया, पिछड़ी जातियों का उद्धार किया गया, क्या इस चक्र को वापस घुमा देंगे? इसलिए इस दिशा में हमें न्यायिक स्तर पर व्यापक पहल करने की आवश्यकता है। आज़ादी के बाद ये देखते हैं कि लोगों का ध्यान हमारी न्यायपालिका पर नहीं गया और जबकि उच्च जातियां सबसे ज़्यादा न्यायपालिका पर कब्जा कर लीं, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण के कारण दलित समाज के लोग पहुंचे, लेकिन उनके मुंह पर जो है ताला डाल दिया गया, वो अपने अधिकारों की बात वहां पर नहीं कह पाते हैं। इसलिए जो है संविधान के अनुसार विधि सम्मत बात कहने के लिए हमारे अधिवक्ताओं को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारे समाज के लोग हायर जुडिशरी में जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक ये विसंगति बनी रहेगी, समाज का उद्धार नहीं होगा। इस दिशा में सोचना होगा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था, अपने जीवन स्तर को कैसे उच्च करें और सरकार द्वारा जो वेतन विसंगतियां पैदा की गई हैं, निजी क्षेत्र में जो वेतन विसंगतियां पैदा की गई हैं, उनको कैसे दूर कर सकें, उसके लिए हम समय समय पर मॉडल देते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं ताकि मैं उसको और अच्छे ढंग से डिस्क्राइब कर सकूं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर नए विषय के साथ हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे, जिसमें हम अर्थशास्त्र की और गहन चर्चा करेंगे, कैसे हमारा शोषण हुआ था।